हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू स्टडी हमारे साथ। मैं हूं देवेंद्र सिंह। इस वीडियो में हम हिस्ट्री नेट जेआरएफ 2021 की तैयारी कर रहे हैं और प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर जाइए, सर्च करिए @देवेंद्र सर, और 7973109547 नंबर पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर एक टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर अपने क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं। आपको कोई डाउट लगता है नेट जेआरएफ हिस्ट्री में तो आप हमसे डायरेक्टली संपर्क करके पूछ भी सकते हैं। और इस वीडियो को बनाने का हमारा पर्पस यही है कि हम चाहते हैं कि हम जब एग्ज़ाम में जाएं तो 80+ क्वेश्चन सॉल्व करके आएँ जो सही हों। ठीक है, वहाँ तो 100% करके आएंगे, लेकिन हमारे 80 से ज़्यादा क्वेश्चन सही होने चाहिए आउट ऑफ 100 क्वेश्चन। इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन हैं। यूजीसी में, यूपीएससी में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इनको प्रैक्टिस करके जाइए और अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करिए। ठीक है, मैं हर वीडियो में आपको कहता हूं कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर मेंशन करिए, आपने आउट ऑफ 50 क्वेश्चन कितने सही किए। तो बहुत कम स्टूडेंट है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं, तो ये चीज़ें हमें थोड़ा अच्छी नहीं लगती। आप यदि सच में दिल से स्टडी कर रहे हैं और दिल से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में अपना प्रीशियस कमेंट जरूर करिए। ठीक है, और दूसरी बात, यदि आपको किसी क्वेश्चन में लगता है कि गलत है या कोई डाउट लगता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में फ्रीली कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आप सच में दिल से स्टडी करना चाहते हैं तो समय ना वेस्ट करें। ठीक है, एमबी खर्च करते हैं, डेटा खर्च करते हैं, फिर भी आप प्रैक्टिस नहीं करते। चलिए इस बार हम थोड़ा चेंज करते हैं। आउट ऑफ 50 क्वेश्चन आपको मैं एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसका आंसर गलत बताऊंगा। आपने मुझे बताना है कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन था जिसका आंसर गलत है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर करिए। ठीक है, यही आपकी आज की प्रैक्टिस है। यदि आप सच में उस प्रश्न को पकड़ पाएँ तो मैं समझूंगा सच में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, एक प्रश्न ऐसा होगा जिसका आंसर मैं गलत बताऊंगा और आपने उसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सूची 1 में पुरातात्विक स्थल है और सूची 2 में उनके बारे में पहचान करनी है हमने, और उसको हम नीचे सम्मिलित करना है, देखना है। पुरातात्विक स्थल और पहचान। ठीक है, बागौर, ब्रह्मगिरी, माहेश्वर, टेकलकोटा, और इनकी पहचान है आगे। मध्य प्रदेश का ताम्र पाषाणिक स्थल, कर्नाटक का महापाषाणिक स्थल, राजस्थान का मध्य पाषाणिक स्थल और कर्नाटक का नवपाषाणिक स्थल। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और आंसर सोचिए। राइट, देखिए पुरातात्विक स्थल बागौर जो है, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में बता रखा है, बागौर पड़ता है राजस्थान में। आप सीधा इसको राजस्थान के साथ मिलाइए। ठीक है, सीधा राजस्थान के साथ मिलाएंगे। आप जैसे ही मिलाएंगे तो इसको कूट में जाकर देखिए, ए का 3 यहाँ केवल बी ऑप्शन में है। सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी। ठीक है, आगे मिलाते हैं। ब्रह्मगिरी जो है कर्नाटक का महापाषाणिक स्थल है, और माहेश्वर मध्य प्रदेश के ताम्र पाषाणिक स्थल है, और उसके बाद टेकलकोटा ये कर्नाटक का नवपाषाणिक स्थल है। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आप इन प्रश्नों को पूरा करिए। जब मैं वीडियो बनाता हूँ, वीडियो बनाते समय मेरा पर्पज़ यही रहता है कि मैं सारे के सारे ऑप्शंस को एक्सप्लेन करके चलूँ, ताकि आपको सारी डिटेल पता चले। क्योंकि इससे संबंधित यदि एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ भी ले तो आप उसका आंसर सही कर पाएँ। ठीक है, किस आदि ऐतिहासिक स्थल से कच्चे रेशम के धागे का प्रमाण मिलता है? आपने बताना है अहाड़ से, इनाम गांव से, नवदा टोली से या फिर निवासा से। ये सारे के सारे आदि ऐतिहासिक स्थल हैं और ताम्र पाषाण काल से संबंधित हैं। देखिए जो अहाड़ है ये राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, पत्थर और मिट्टी के मकानों का निर्माण यहाँ पर मिलता है। ठीक है, बनास घाटी में पड़ता है राजस्थान में। और इनाम गांव महाराष्ट्र की एक जगह है। चाक निर्मित मृदभंड और सूक्ष्म पाषाण उपकरण मिलते हैं यहाँ पर। नवदा टोली जो है मध्य प्रदेश का है। ठीक है, राइट, और यहाँ से एक तो सुनियोजित बस्ती मिलती है, लाल काले रंग के मृदभांड मिलते हैं, तांबे का उपकरण यहाँ से मिलते हैं, चावल के, गेहूं के, मटर, चना, मसूर, कृषि के प्रमाण भी नवदा टोली से मिलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम नेवासा की। नेवासा महाराष्ट्र में पड़ने वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। ठीक है, चाक निर्मित मृदभांड मिलते हैं और यहाँ से कच्चे रेशम के धागे का प्रमाण भी मिलता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर है ऑप्शन डी। निम्नलिखित भारतीय विद्या शास्त्रियों को उनके कालक्रम में हमने लगाना है। नीचे कूट दिया है, हमने कूट की सहायता से इनको लगाना है। विलियम जोन्स, अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स बर्गस और जेम्स फर्गुसन। ठीक है, सबसे पहले आएगा विलियम जोन्स, उसके बाद आते हैं जेम्स फर्गुसन, उसके पश्चात आते हैं जेम्स बर्गस और लास्ट में आते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। यहाँ पर ऑप्शंस में यदि हम देखें तो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी।
सूची 1 में प्रारंभ करता है और सूची 2 में पत्रिका या फिर पुस्तक है, हमने उनको मिलाना है। ठीक है, ऑप्शन ए है विलियम जॉन्स, जेम्स फर्गुसन, अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स बॉर्गेस। देखना मैंने पीछे क्वेश्चन बताया ना, उसी क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन है। हमेशा कहता हूँ कि क्वेश्चन एग्जामिनर उसी क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बनाता है। उनके द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है हमने उनको मिलाना है। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, आंसर सोचिए। विलियम जॉन्स ने बुक लिखी थी एशियाटिक रिसर्च। आप मेरे साथ इनको मिलाते जाइए। और जेम्स फ्रुक्सन की बुक है आर्कोलॉजी इन द इंडिया। ठीक है, यहाँ पर 4 से मिल जाएगा। अलेक्जेंडर कनिंघम ने बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी द स्तूप ऑफ बरहूत। ठीक है, ये भी आप यहाँ याद रखना। और जेम्स बर्गस की बुक है इंडियन एंटीक्वरी। ठीक, यहाँ पर यदि हम इसको ऑप्शन में मिलाएंगे, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1, राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए। बहुत आसान प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऐसे प्रश्न बार बार एग्जाम में आते हैं। ऐसे प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए। यदि आप यूजीसी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं तो आपके क्वेश्चन से ऐसे गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, वैदिक नदी है और उनके वर्तमान प्रतिरूप हैं, हमने इनको मिलाना है। विपाशा, परशुनी, वित्सता, शतोद्री, इनके वर्तमान प्रतिरूप कौन कौन से हैं। ठीक है, जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, इसका सही आंसर बताइए। ठीक है, ऑप्शन ए विपाशा। विपाशा को हम क्या कहते हैं भाई? विपाशा को हम व्यास कहते हैं। ठीक है, राइट ऑप्शन है यहाँ पर विपाशा, ए का व्यास। परशुनी रावी नदी। ठीक है, परशुनी को रावी नदी कहते हैं। और वित्सता होती है झेलम और शतुद्री होती है सतलुज। यहाँ पर ऑप्शन में मिलाते हैं, ए का 3, बी का 2, सी का 1 और डी का 4, राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन ए। एशिया माइनर के बोजगोई अभिलेख में निम्नलिखित वैदिक देवताओं का उल्लेख है। हमने बताना है कि कौन से देवता का उल्लेख एशिया माइनर के बोजगोई अभिलेख में आपको मिलेगा। ठीक है, देखिए भारतीय इतिहास के विभिन्न स्रोतों में से पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेखों का महत्वपूर्ण स्थान है, जैसे तो आपको पता ही है। ऐसे अभिलेख हमें भारत के बाहर भी मिले हैं और एशिया माइनर का जो बोजगोई अभिलेख है वो भी इसी प्रकार का अभिलेख है। हमने ये बताना है कि उनमें से वैदिक देवताओं का उल्लेख है, कौन कौन से देवताओं का उल्लेख उसमें आपको मिलेगा। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन सी, इंद्र, मित्र, वरुण और नसत्य। ठीक, अगला प्रश्न, 10 राजाओं का एक बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है। ठीक है, ऋग्वेद में उसके बारे में वर्णन आपको मिलेगा। और उस 10 राजाओं को पराजित किया था किसने? सुदास ने। ठीक है, और जो राजा सुदास थे उनका किस जन के साथ संबंध था, हमने ये बताना है। ठीक है, टोटल 10 जन थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उस युद्ध में, तभी कहते हैं ना 10 राजाओं का युद्ध था। एक तरफ थे 10 राजा और दूसरी तरफ से राजा सुदास। ठीक है, और जो राजा सुदास थे वो कौन से जन से संबंध रखते थे? सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन सी, त्रेतसु जन से संबंध रखते थे राजा सुदास। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को उसका कारण कहा गया है। कथन ए कहता है कि यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस सूचित करता है कि भारत पारसिक साम्राज्य का 20वां तथा सबसे समृद्ध सूबा था। ठीक है, कारण कहता है कि सिकंदर के आक्रमण 327 और 26 बीसी में भारत में समस्त पारसिक प्रभाव लुप्त हो चुका था। देखिए जो कथन है ना, कथन कहता है कि यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ये सूचित करते हैं कि भारत पारसिक साम्राज्य का 20वां तथा सबसे समृद्ध सूबा था। बिल्कुल सही कथन है। ठीक है, और ये आप हेरोडोटस के बारे में पढ़ेंगे तो आपको उनके बारे में दी गई स्टेटमेंट बिल्कुल सही आएगी। और सिकंदर के आक्रमण जो 327 से 26 बीसी में हुआ था, भारत में समस्त पारसिक प्रभाव लुप्त हो चुका था, ये कथन गलत है। ठीक है, केवल ए सही है, कथन ए सही है, आर गलत है। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसने निम्न वक्तव्य दिया था? भाग्यव्यापी क्षत्रियो अहम क्षत्रियो, भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय थे और मैं भी क्षत्रिय हूँ। ये स्टेटमेंट किसकी है? जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और आंसर सोचिए। ऑप्शन ए है बिंबिसार, ऑप्शन बी प्रसेनजीत, ऑप्शन सी है जातशत्रु, ऑप्शन डी है शिशुनाग। ये स्टेटमेंट किसने दी थी कि मैं भी क्षत्रिय हूँ और महात्मा बुद्ध भी क्षत्रिय थे? ये स्टेटमेंट है ऑप्शन सी अजातशत्रु की। में से किस संगम कवि ने नंदवंश के शासकों के संचित धन का उल्लेख किया है? ऑप्शन ए है अव्यार, ऑप्शन बी मामूलनार, ऑप्शन सी है परनर, ऑप्शन डी है इलंगो अडिगल। वीडियो को पॉज करिए और आंसर सोचिए। ठीक है, जो संगम काल के कवि थे
मामूलनार और परनर, जिसे हम परनर कहते हैं, दो कवि हैं मामूलनार और परनर। इनका उल्लेख जो है ज़्यादा आता है। ठीक है, आपने इनका बताना है कौन सा इनमें से सही आंसर है। देखिए, जो संगम काल कवि थे, नंदवंश के शासकों के बारे में जिसने बताया था कि उन्होंने बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा कर रखा था, वो थे ऑप्शन बी मामूलनार। ठीक है, सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। सूची 1 में अधिकारी हैं और सूची 2 में विभाग हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीडियो को पॉज करिए, इसका आंसर सोचिए। ठीक है, संदिग्धाता, समहर्ता, पाणियाध्यक्ष, अंतर्वांशिक, आपने बताना है कि इनको कौन कौन से विभाग मिले हुए थे। ठीक है, जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, इसका आंसर सोचिए। देखिए, जो संदिग्धाता होता था वो होता था कोषागार का स्वामी। ठीक, आप मेरे साथ मिलाते जाइए। समहर्ता कहते हैं कर संग्रहक विभाग का स्वामी, और पाणियाध्यक्ष होता है, पाणियाध्यक्ष कहते हैं वाणिज्य विभाग का स्वामी। ठीक है, और अंतर्वांशिक होता है रानीवास व रक्षा दल का स्वामी। यदि हम कूट में यहाँ पर देखें तो राइट ऑप्शन बनना चाहिए ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन सी। सूची 1 में शासक हैं और सूची 2 में संबंधित उनके साथ व्यक्ति हैं, हमने इनको मिलाना है। ठीक है, और बिंबिसार, बिंदुसार, अजातशत्रु, गोंडोफर्नीस संबंधित व्यक्ति हैं डाइमेक्स, सेंट थॉमस, जीवक या फिर वत्सकार। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और आंसर सोचिए। देखिए, इसका सही आंसर है बिंबिसार जो थे वो अजीवक संप्रदाय के साथ बिलोंग करते थे, उनको मानते थे। ठीक है, और बिंदुसार का संबंध था डाइमेक्स के साथ, और अजातशत्रु ये वत्सकार थे, और गोंडोफर्नीस ये सेंट थॉमस संबंधित व्यक्ति थे इनके। और यदि यहाँ पर कूट में इसका आंसर सोचें तो राइट ऑप्शन बनेगा ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन ए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 200 BC और 300 AD कितना समय हो गया? 500 साल लगभग। ठीक है, 500 ईयर्स के मध्य की अवधि की विशेषता विदेशी व्यापार में वृद्धि प्रयास स्वीकार किया जाता है। ठीक है, कहा जाता है कि इन 500 सालों में विदेशी व्यापार बहुत ज़्यादा हुआ था। हमने बताना है कि निम्न कारणों में से कौन सा ऐसा कारण था जो उस वृद्धि में सहायक नहीं हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए है भारत राजनीतिक दृष्टि से एक हो गया था। ऑप्शन बी है मौर्य शासकों ने विभिन्न सड़कों का निर्माण करके और समान प्रशासनीय व्यवस्था लागू करके व्यापार की उन्नति में सहायता दी थी। ऑप्शन सी है इंडो यूनानी शासकों ने पश्चिमी एशिया और भूमध्य सागरीय देशों में घनिष्ठ संपर्क स्थापित करके सहयोग दिया था। और ऑप्शन डी है शक, पल्लव और कुषाण शासकों ने मध्य एशिया के देशों से घनिष्ठ संपर्क स्थापित करके सहयोग दिया था व्यापार में वृद्धि में। आपने बताना है कि ऐसा कौन सा कारण उसमें नहीं था। देखिए, राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन ए, भारत राजनीतिक दृष्टि से एक हो गया था, ये कारण नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ हमने मिलाना है। प्राचीन स्मारक हैं और संबंधित उनकी जो विशेषता है हमने देखना है कि कौन सी स्मारक के साथ कौन सी विशेषता जुड़ी हुई है। ठीक है, ऑप्शन ए है सांची स्तूप, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी जूनर या ऑप्शन डी है एलोरा। ठीक है, आप मेरे साथ इसको मिलाते जाइए। सांची स्तूप जो है सारीपुत्र तथा मोदगलायन के और अस्तित्व अवशेष युक्त है। यहाँ ऑप्शन ए का 3 के साथ मिल जाएगा। नालंदा बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ऊंचा बौद्ध स्मारक। ठीक है, जूनर है वार्तुल्य व्यास वाला चैत्यगृह। ठीक है, और इलोरा हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक जगह है। यहाँ पर यदि कूट में देखें राइट ऑप्शन बनेगा ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए। और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? जब भी नहीं आ जाए तो इसको अंडरलाइन जरूर करिए। शासक दे रखे हैं और उसके सिक्के हैं जो उन्होंने प्रदर्शित किए थे, उनके ऊपर कौन सी आकृति है हमने देखना कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन है कुमारगुप्त प्रथम और कनिष्क हैं, अगथोकलीज और क्षत्रप राजुवल हैं। हमने देखना है कि कौन सी आकृति उनके ऊपर थी। ठीक है, जो कनिष्क थे उनके द्वारा प्रदर्शित सिक्कों के ऊपर थे अर्दोशो, ये सही है। और अगथोकलीज इन्होंने बलराम की आकृति बनाई थी। और क्षत्रप रज्जुवल जो थे
पल्लस थी इनकी कृति। ये तीनों सही हैं। जो नहीं सही हैं, कुमारगुप्त प्रथम, ये चक्रपुरुष जो था ये कुमारगुप्त प्रथम की कृति नहीं थी। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन ए। बहुत अच्छा प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 के साथ हमने मिलाना है और सूची 1 में प्राचीन नगर हैं, दूसरी सूची में आधुनिक प्रतिनिधि जो उनका कर रहे हैं, कौन कौन से आधुनिक क्या नाम है उनके, ठीक है। और दशपुर, द्वार समुद्र, माध्यमिका और समापा। आधुनिक उनका प्रतिनिधित्व कौन कौन से शहर कर रहे हैं, आपने जल्दी से इनको मिलाना है। ऑप्शन ए है दशपुर का। प्राचीन नगर जो दशपुर है आजकल उसका आधुनिक नाम क्या है, उसका आधुनिक नाम है मंदसौर, ठीक है। आप मेरे साथ मिलाते जाइए। और द्वार समुद्र हेलीब्रिड को कहते हैं। और मध्यमिका नगरी। और समापा जो है जौगढ़, ठीक है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। देखिए हमारा वीडियो बनाने का पर्पस यही होता है कि हम अच्छे से अच्छे प्रश्न लेकर आएँ ताकि आपको उन प्रश्नों का आंसर देने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी तो हो, पता तो चले आपका लेवल कितना अच्छा है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी, जिसका मतलब था कि उसके द्वारा अश्वमेध सहित अनेक वैदिक जगहों के संपादित करने से सिद्ध होता है, ठीक है। पुष्यमित्र, सर्वतात, समुद्रगुप्त या फिर प्रवरसेन प्रथम, ठीक है। किसने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी, जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, आंसर सोचिए। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन डी, प्रवरसेन प्रथम ने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी। तमिल कवियों के तीसरे संगम की पीठ कहाँ थी, ऑप्शन ए है औरियोर, ऑप्शन बी है मदुरा, ऑप्शन सी है तंजौर, ऑप्शन डी है कांची। वीडियो को पॉज करिए और जल्दी से इसका आंसर दीजिए। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन डी, कांची। बहुत आसान प्रश्न है, यूजीसी नेट में बार बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। शैलेंद्र नरेश श्री बालपुत्र द्वारा नालंदा में निर्मित एक विहार के लिए निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने 5 ग्राम दान में दे दिए थे, दान कर दिए थे भाई उन्होंने 5 गांव। ऐसा कौन सा शासक था, कुमारगुप्त प्रथम थे, हर्ष थे, देवपाल थे, भास्कर वर्मन थे। आपने बताना है कौन से ऐसे शासक थे जिन्होंने 5 गांव ही दान में दे दिए थे, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए और आंसर सोचिए। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन सी, सही सोचा आपने। देवपाल ऐसे शासक थे जिन्होंने 5 गांव दान में कर दिए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने यूजीसी में ऐसे प्रश्न बहुत कम देखे होंगे जो ऐसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अरब लेखकों ने दक्षिण के किस राजवंश की गणना संसार के 4 सार्वभौम शासकों में से की है। उन्होंने कहा है कि संसार के सबसे इम्पोर्टेंट 4 शासक हैं, वातापी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, कोंकण के मौर्य, जो मान्यखेड़ के राष्ट्रकूट। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और आंसर दीजिए। सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन डी, मान्यखेड़ के राष्ट्रकूटों के बारे में अरब लेखकों ने बताया है कि संसार के सबसे इम्पोर्टेंट शासक हैं ये। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन डी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है। जब भी नहीं आए उसको आप अंडरलाइन जरूर करिएगा। ऑप्शन ए है यहाँ पर 4 राइटर्स हैं, राजशेखर, श्रीहर्ष, महेंद्र वर्मन और शूद्रक, और उनके सामने उनके द्वारा लिखी गई बुक्स हैं। हमने देखना कि कौन सी बुक किस राइटर ने नहीं लिखी थी, ठीक है। राजशेखर के द्वारा लिखी गई थी विद्याशाल भंजिका, ये सही बुक है, ये उन्हीं के द्वारा लिखी गई बुक है। और श्रीहर्ष ने लिखी थी नौषधीय चरित्र, बिल्कुल सही है, ये श्रीहर्ष के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और महेंद्र वर्मन कविराज मार्ग, ये गलत है, महेंद्र वर्मन ने कविराज मार्ग नहीं लिखी थी। और शूद्रक की रचना है मिशकटनिम, ये बिल्कुल सही है। यहाँ बात करते हैं कविराज मार्ग महेंद्र वर्मन ने नहीं लिखी थी, तो ये किसने लिखी थी, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो कविराज मार्ग है ये लिखी थी राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के द्वारा, कन्नड़ भाषा में लिखा गया ये ग्रंथ है, ठीक है। और महेंद्र वर्मन ने फिर कौन सी बुक लिखी थी, यहाँ पर कौन सी आनी चाहिए, उन्होंने लिखी थी मत विलास प्रवसन, याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये लिखी थी महेंद्र वर्मन ने। और कविराज मार्ग बुक लिखी है अमोघ वर्ष के द्वारा। यहाँ पर जो सही सम्मिलित नहीं है वो है ऑप्शन सी।
कथन और कारण से दिया गया ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को उसका कारण आर कहा गया। कथन ये कहता है कि पूर्व मध्य काल में क्षेत्रीय राजनीति के उदय के साथ साथ दरबारी कवियों द्वारा राजाओं की जीवनी लिखने का क्रम प्रारंभ हो गया था। और कारण कहता है कि संध्याकर नंदी का रामचरित श्लेष शैली का लिखा गया था, जिसमें महाकाव्य के नायक राम की कथा के अतिरिक्त पाल नरेश रामपाल का भी विवरण आपको मिलता है। ठीक है, कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन कारण की व्याख्या भी करता है। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन ए। कथन और कारण से दूसरा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिल्ली के सुल्तानों ने अपनी सैन्य शक्ति से भारत के एक बड़े भाग को समेकित किया। ठीक है, और तर्क कहता है कि दिल्ली सल्तनत की मुख्य विशेषता यह थी कि उन्होंने इस्लाम और कुछ आदिवासी संबंध स्थापित करके सैनिक अभिजात वर्ग को अपनी सैनिक शक्ति का आधार बनाया था। देखिए, जो तर्क है बिल्कुल सही है। दिल्ली सल्तनत के बारे में यदि हम पढ़ते हैं, उनकी विशेषता यही रही है। ठीक है, लेकिन इसका अभिकथन ए जो है गलत है। दिल्ली के सुल्तानों ने अपनी सैन्य शक्ति से भारत के एक बड़े भाग को समेकित किया था, ये कथन गलत है। तर्क केवल सही है, तर्क सही है, ए गलत है, आर सही है। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तुर्कान चहलगानी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इससे संबंधित बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आप इसको पढ़ के जाइए, बार बार एग्जाम में आता है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ के जाइए, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछता है। का उल्लेख किसने सबसे पहले किया था? आपने ये बताना है कि तुर्कान चहलगानी का उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तबकात नासरी ने, फुतह अल सलातीन ने, किताब अल रहेला ने, या खाजवान उल फुतह ने। ठीक है, जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और आंसर सोचिए, इसका सही आंसर क्या है। देखिए, इसामी की रचना है फुतह अल सलातीन। इसमें विवरण आपको मिलता है तुर्कान चहलगानी के बारे में। सबसे पहले इसामी ने इसके बारे में ही बताया था कि सुल्तान इल्तुतमिश ने अपने विरोधी सरदारों को परास्त करके एक वफादार गुलाम अमीरों का एक टुकड़ी बनाई थी, जिसे तुर्कान चहलगानी कहते थे, या फिर चरगान कहा जाता था उसे। इसमें टोटल 40 की संख्या थी, इस कारण से तुर्कान चहलगानी कहा जाता था। इसका उल्लेख मिलता है आपको फुतह अल सलातीन में, जो किसकी रचना है? इसामी की। ठीक है, यह भी आप याद रखना, ये बुक इसामी की लिखी हुई है। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी। यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है, किस मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था? कदर, कुतुब ख्वाजा, तरगी या फिर इकबालमंद? आपने बताना है कि किस सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था। ठीक है, जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और आंसर सोचिए। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो मंगोल सेनापति थे उन्होंने आक्रमण बहुत किए थे। एक तो किया था उन्होंने 1296 ईस्वी में भारत पर। ठीक है, अगले साल 97 में फिर से किया, 99 में फिर से किया, 1299 में, और 1303 में भी किया। उसके बाद 1307 में उन्होंने आक्रमण किया और 1308 ईस्वी में मंगोलों ने आक्रमण किया था। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि 1303 वाला जो आक्रमण था बहुत इंपॉर्टेंट था, और इस आक्रमण का जो नेता था वो था तरगी, ऑप्शन सी। तरगी ने 2 महीने तक सिरी के किले की घेराबंदी कर रखी थी। ठीक है, और दिल्ली के आसपास का एरिया जो वो लूट लिया था उन्होंने। इस घेराबंदी के कारण कुछ विद्वान ऐसे हैं जो कहते हैं कि तरगी ही एक मुगल ऐसा सेनापति था जिसने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन सी। दीवान खालसा निम्नलिखित में से किस कार्य को देखने के लिए जिम्मेदार था? डिपार्टमेंट बनाया गया था दीवान खालसा। दीवान खालसा का काम क्या होता था? आपने ये बताना है। ठीक है, जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, आंसर सोचिए। सतत कृषि भूमि पुरस्कार के रूप में दी गई राजस्व भूमि, और राज्य के सीधे नियंत्रण में आने वाली भूमि, या फिर उसर भूमि? आपने ये बताना है कि दीवान खालसा का काम किसको देखने के लिए बनाया गया था। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन सी। राज्य के सीधे नियंत्रण में आने वाली जो भूमि थी उसका काम था दीवान खालसा के द्वारा उसकी देखरेख करना। ठीक है, यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है हमने। मालगुजार मुफ्ती अंजुमन खानजाद। सूची 2 में है अनुवांशिक मुस्लिम अभिजात, ऑप्शन 2 है स्थानीय मुस्लिम संस्था, ऑप्शन 3 है मुस्लिम विद्वान जो धार्मिक नियमों के विशेषज्ञ होते थे,
और ऑप्शन 4 है भूमिधारक प्राथमिक जमींदार जो थे हमने उनको मिलाना है। ठीक है, ए, जल्दी से आप मेरे साथ इसको मिलाते जाइए। ए होते थे भूमिधारक प्राथमिक जमींदार, उसे कहते हैं हम मालगुजार। ठीक है, जो मुफ्ती होते हैं मुस्लिम विद्वान जो धार्मिक नियमों के विशेषज्ञ होते हैं उनको कहते हैं मुफ्ती। जो अंजुमन, अंजुमन किसे कहते हैं, जो स्थानीय मुस्लिम संस्था होती है उसको अंजुमन कहते हैं। और खानजाद अनुवांशिक मुस्लिम अभिजात। ठीक है, राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 के साथ हमने मिलाना है। सूची 1 में जो मुगल कालीन टर्म्स हैं और सूची 2 में हमने उनको मिलाना है। आपने यदि मेरे प्रीवियस के प्रैक्टिस सेट देखे हैं तो आप इस प्रश्न का आंसर आसानी से कर सकते हैं। मैंने उसमें बहुत डिटेल में इन सभी के बारे में बता रखा है। हुंडी होता है, आप मेरे साथ इसको मिलाते जाइए। हुंडी कहते हैं विनय पत्र होता है हुंडी, एक प्रकार का विनय पत्र होता है हुंडी। ठीक है, दस्तक जो होता है कर की छूट से प्रयोजन के लिए यूरोपीय व्यापारियों को जारी किए जाने वाला आज्ञा पत्र था जिसे दस्तक कहते हैं। जो सनद होता है, सनद होता है मुगल शाही आदेश। और ददनी, ददनी कहते हैं प्राथमिक उत्पादों को अदा किए जाने वाला अग्रवर्य धन। ठीक है, यहाँ पर यदि इसका हम ऑप्शंस में मिलाएं, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3, राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ऑप्शन सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, जो मुगल कालीन वास्तुकला हैं उससे संबंधित यूजीसी नेट में प्रश्न पूछे जाते हैं। 1 से 2 प्रश्न हर बार आते हैं। आप साउथ इंडिया की जितनी भी मंदिर शैलियाँ हैं उनके ऊपर जितनी भी वास्तुकला शैलियाँ हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इन प्रश्नों को करके जाइए। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करिए, इनसे 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। हर बार मैं कहता हूँ आप इन प्रश्नों को मिस मत करिएगा। भारत के मुस्लिम वास्तुकला में 9 नोकदार मेहराबों, आपने ये टर्म पढ़ी होगी कहीं ना कहीं, 9th का प्रयोग पहली बार कब किया गया था। ये वास्तुकला की एक खास शैली है। सिकंदर लोदी के भवनों में, शेरशाह के भवनों में, नूरजहाँ के भवनों में या फिर शाहजहाँ के भवनों में। देखिए, जो 9 नोकदार मेहराबों का पहली बार प्रयोग हुआ था वो हुआ था शाहजहाँ के भवनों में। ठीक है, शाहजहाँ का काल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग माना जाता है, ये तो आप सबने पढ़ा होगा। ठीक है, इसके साथ साथ जो संगमरमर का प्रयोग था और ऐसी जो मेहराबों थी इनका प्रयोग करना भी शाहजहाँ के समय में ही शुरू हुआ था। यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन डी। ऐसे प्रश्न बार बार एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है जी, स्टेटमेंट से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं आप इनको अलग से नोट कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रथम अफगान साम्राज्य के संबंध में यह टिप्पणी की कि भारत में सर्वाधिक राजतंत्र स्थापित करने का संयोग था, लेकिन अफगान अभिजात वर्ग में व्यापक असंतोष के कारण ये संयोग टल गया। ठीक है, ये टिप्पणी किस राइटर की है? A.K. निज़ामी, पीटर जैक्सन, R.P. त्रिपाठी या फिर जॉन F. रिचर्ड्स। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए। ये स्टेटमेंट है ऑप्शन सी, R.P. त्रिपाठी की। आप अलग से नोट कर लीजिएगा इसको। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपने बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए है उसने दीवाने कोही नामक विभाग की स्थापना की थी। बी ऑप्शन है जियाउद्दीन बर्नी ने अलाउद्दीन खिलजी के कराधान नीति की आलोचना की थी। ऑप्शन सी है कोतवाल मलिक फ़खरुद्दीन उसका वफादार था। ऑप्शन डी है उसके पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था। देखिए, ऑप्शन बी जो जियाउद्दीन बर्नी ने अलाउद्दीन खिलजी की कराधान नीति की आलोचना की थी, ये कथन सही है। और कोतवाल मलिक फ़खरुद्दीन उसका वफादार था, सही है। उसके पुत्र ने खलीफा की उपाधि धारण की थी, ये भी सही है। अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था, ये कथन भी सही है। और दीवाने कोही नामक जो विभाग था ये अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं बनाया था। ठीक है, दीवाने कोही और दीवाने अमीर कोही, दो ऐसे विभाग थे जिनको किसने बनाया था? MBT ने। याद रखना, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाए गए ये दोनों के दोनों डिपार्टमेंट थे। और इन डिपार्टमेंट का काम था मालगुजारी व्यवस्था की देखभाल करना और भूमि को खेती योग्य बनाने का, यही काम था। दीवाने कोही और दीवाने अमीर कोही। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन ए जो सही नहीं है। समकालीन इतिहासकारों के द्वारा किस मुगल सम्राट को मुजिद की उपाधि दी गई थी? जल्दी से वीडियो को पॉज करिए। हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब में से किसको मुजिद की उपाधि दी थी?
इतिहासकारों के द्वारा। ठीक है, सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, शाहजहाँ को मुजिद की उपाधि दी गई थी। सूची 1 को सूची 2 के साथ हमने मिलाना है। सूची 1 में इम्पोर्टेंट्स जो पर्सनैलिटीज़ हैं और उनके द्वारा जो उनके मार्ग हैं, उनके जो आइडियोलॉजी थी उनकी, हमने उनको मिलाना है। ठीक है, जो रामानुज थे 1017 ईस्वी से लेकर के 1137, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको इसके बारे में बताया था। रामानुज का जन्म होता है, उनका भक्ति काल होता है। ठीक है, और इनका जन्म होता है तमिलनाडु के पेरम्बदूर जगह है, जो विशिष्टा दैतवाद के साथ संबंध रखते हैं रामानुज जी। ठीक है, और दूसरे आते हैं चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु का जन्म होता है 1486 ईस्वी से शुरू कर इनका जो समयकाल था 1533 ईस्वी के साथ चलता है, और गोसाई संघ की स्थापना करते हैं। संकीर्तन प्रथा का जन्म इन्हीं के द्वारा होता है। ठीक है, और उसके बाद अचिंत्य भेदभाव के नामक दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन ये करते हैं, और गौरंग महाप्रभु के नाम से पूजे जाते हैं ये। ठीक है, और यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु को यदि हम मिलाते हैं तो गौंडीय वैष्णव धर्म के साथ इनका संबंध होता है। वल्लभाचार्य के बारे में आपको मैं बता दूं, इनका समयकाल था 1479 से लेकर के 1531 तक। ठीक है, और कृष्ण मार्गी संत कहा जाता है। श्रीनाथ जी के नाम से कृष्ण जी की पूजा करते थे, शुद्धाद्वैतवाद मत का प्रतिपादन करते हैं, और पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य जी के द्वारा की गई थी। तो बात करते हैं गुरु नानक देव जी की। तो गुरु नानक देव जी का जन्म होता है 1469 में, और 1539 में इनकी मृत्यु होती है। ज्योति ज्योत समा जाते हैं, और सिख धर्म के संस्थापक माना जाता है। निराकार ईश्वर की कल्पना, एकेश्वरवाद तथा मानव मात्र की एकता का प्रतिपादन किया था इन्होंने। उपदेश गुरु नानक देव जी के जो उपदेश हैं गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज हैं। निर्गुण भक्ति से ये संबंध रखते हैं। सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 के साथ हमने मिलाना है। सूची 1 में संप्रदाय हैं, और सूची 2 में किस किस ने उसके ऊपर कौन कौन सा उसका संप्रदाय का मेन हेड था, मेन लीडर था, और कौन कौन सी उनकी टर्म्स थी, हमने उनको मिलाना है। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, आंसर सोचिए। कादरिया संप्रदाय बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस्लाम में प्रथम रहस्यवादी सूफी पंथ था। ठीक है, इसकी स्थापना की थी शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने। आप ये ज़रूर याद रखिएगा, कादरिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने। और इस पंथ का मत जो था वो नियामत उल्लाह का उल्लेख मिलता है, शाह नियामत उल्लाह। जल्दी से आप मेरे साथ इसको मिलाते भी जाइए, ए का 4 के साथ मिल जाएगा। आगे बात करते हैं नक्शबंदिया संप्रदाय की। इस संप्रदाय की स्थापना की थी ख्वाजा बाकी बिल्ला ने। याद रखिएगा, नक्शबंदिया संप्रदाय की स्थापना की थी ख्वाजा बाकी बिल्ला ने, और शेख अहमद सरहिंदी इस संप्रदाय के प्रसिद्ध संत थे। शेख अहमद सरहिंदी इस संप्रदाय के प्रसिद्ध संत थे। ठीक है, और इसका ऑप्शन मिलेगा ख्वाजा बाकी बिल्ला ऑप्शन 3 के साथ। फिर दोसी संप्रदाय इम्पॉर्टेंट है। इस संप्रदाय के संस्थापक थे शेख बदरुद्दीन समरकंदी। फिर दोसी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? शेख बदरुद्दीन समरकंदी। यह संप्रदाय बिहार में ज़्यादा करके सक्रिय था। ठीक है, सी को हम मिलाएंगे ऑप्शन 1 के साथ। और शतारी संप्रदाय शाह अब्दुल्ला इसके साथ मिल जाएगा। यहाँ पर यदि इसका हम ऑप्शंस में जाकर देखें, ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2, राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। सूची 1 में मसंद सहजधारी सरदेशमुखी दल खालसा। सूची 2 में मिलाना है सिख गुरु का सहायक गैर खालसा सिख मराठा राजस्व की मांग के लिए प्रयुक्त शब्द या फिर सिख धार्मिक संगठन। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, आसान प्रश्न है, जल्दी से आंसर दीजिए इसका। सीधा मिलाते हैं हम। ए मसंद सिख गुरु का सहायक होते हैं, ठीक है, और सहजधारी होते हैं गैर खालसा सिख, और सरदेशमुखी मराठा राजस्व की मांग के लिए प्रयुक्त शब्द होता था, और दल खालसा सिख धार्मिक संगठन। सीधा मिला हुआ है, राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कहूँगा। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में दिल्ली में बनाए गए खान जहाँ तेलघानी इम्पॉर्टेंट मकबरा है ये, और इसमें हमने ये बताना है कि उसमें कौन सी ऐसी नई शैलीगत विशेषता पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए है लाल भालू पत्थर व सफ़ेद संगमरमर के प्रयोग का काम किया गया था, या फिर ऑप्शन बी सच्ची मेहराब का, ऑप्शन सी दोहरे गुंबद का, या फिर ऑप्शन डी है योजना में अष्टभुजीय का। ठीक है, जल्दी से वीडियो को पॉज करिए
और इसका आंसर दीजिए। देखिए सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के प्रधानमंत्री थे एक खाने जहाँ तेलगानी, ठीक है, उनकी याद में ये मकबरा बनाया गया था। जो तेलगानी थे उनके पुत्र थे खाने जहाँ जूना शाह, उन्होंने बनवाया था ये मकबरा, ठीक। और इस मकबरे में लाल पत्थर का और सफ़ेद संगमरमर का सुंदर प्रयोग किया गया था। ये तो प्रयोग उसमें किया गया था, ठीक है। लेकिन उसकी विशेषता क्या थी? विशेषता थी उसकी योजना में अष्टभुजीय। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन डी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सल्तनत चित्रकला की किस शैली ने मुग़ल शैली की चित्रकला की स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त किया था? ठीक है, ऑप्शन ए है चौरपंशिक, लाहौर चंदा और इंडो पर्शियन। बी ऑप्शन है पाल कश्मीरी और लाहौर चंदा। सी ऑप्शन है चौरपंशिक कश्मीरी और इंडो पर्शियन, और इंडो पर्शियन पाल और कश्मीरी। देखिए जो सल्तनत चित्रकला की बात करते हैं हम जब, तो वहाँ पर चौरपंशिक और चंदा और इंडो पर्शियन ये जो शैली थी, ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर है। इन्होंने चित्रकला के लिए जो आगे रास्ता है, मार्ग जो प्रशस्त कर दिया था। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन ए। हमने जो कथन है नीचे दे रखे हैं उनमें से देखना है कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए है बाबर के जीवन वृत्तांत में समकालीन कार्यों पर प्रकाश डाला गया। ठीक है, जो बिल्कुल सही कथन है। बाबर के जीवन वृत्तांत में समकालीन कार्यों पर प्रकाश आपको मिलेगा। इसमें प्रकृति के प्रति बाबर की रुचि को प्रदर्शित किया गया था। ठीक है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। और इसमें फरगना, समरकंद और काबुल के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। यहाँ उसने अपना समय बिताया था। ठीक है, और उसने अपने और समकालीन लोगों, उनकी अच्छी और बुरी बातों पर प्रकाश डाला है। ये कथन भी सही है। ऑप्शन सी यहाँ पर गलत है। इसमें फरगना, समरकंद और काबुल के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है नहीं दी गई है लेकिन मिलती है। राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ऑप्शन सी। बहुत अच्छा प्रश्न है। तुलसीदास कौन सी पुस्तक के रचयिता थे? आपने बताना है कि नीचे दी गई पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई थी। कवितावली, रामचरितमानस, गीतावली या फिर उपयुक्त सभी। ठीक है, ये सारी की सारी पुस्तक जो हैं ये लिखी गई हैं तुलसीदास जी के द्वारा। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन डी। महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन की यदि हम बात करें तो दो संप्रदायों की बात आती है। ठीक है, उनमें से इम्पॉर्टेंट एक संप्रदाय है वारकरी संप्रदाय। ठीक है, आपने ये बताना है कि निम्न में से कौन इसका संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन ए है एकनाथ, ऑप्शन बी तुकाराम, ऑप्शन सी नामदेव या फिर ऑप्शन डी ज्ञानेश्वर। वीडियो को पॉज करिए और आंसर दीजिए। सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन सी। नामदेव जी को वारकरी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। 17वीं शताब्दी के मुग़ल शासक वर्ग के संगठन में प्रसंग निम्नलिखित में थे कौन सा कथन हमने देखना है कि सही है। देखिए जो 17वीं शताब्दी का मुग़ल शासक वर्ग था उनका संगठन कैसा था, हमने ये देखना है। ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है सामासिक शाही वर्ग का एक पहलू प्रशासनिक सेवाओं के सदस्यों की छोटी सी संख्या का धीरे धीरे परिणमन था। ऑप्शन बी है ये सदस्य समानतः खत्रिय और ज्ञात जातियों से लिए गए थे। ऑप्शन सी है कुछ ब्राह्मण भी इस शासक वर्ग में शामिल थे, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। देखिए जो 17वीं शताब्दी के मुग़ल शासक वर्ग की बात करते हैं तो उसमें ये सारे के सारे सम्मिलित होते हैं। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन डी। मैंने पीछे भी आपको बताया कि मुग़ल शासक समय के दौरान जो भी चित्रकला से संबंधित क्वेश्चन हैं बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन्हीं से संबंधित ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुग़ल चित्रकार व्यंग चित्रकार था। आपने ये बताना है कि हास्य चित्रकार कौन सा था जो व्यंग करता था, जो जिसकी चित्रकला शैली में व्यंग लगता था। जैसे हम कार्टून बनाते हैं ना, ऐसे ही वो वहाँ पर चित्र बनाता था। ऑप्शन ए है बासवन, ऑप्शन बी है मनोहर, ऑप्शन सी है मिशिकन, ऑप्शन डी अबुल हसन। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, इसका आंसर दीजिए। देखिए जो व्यंग चित्रकार था वो था ऑप्शन सी मिशिकन। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन सी। पंजाब हिस्ट्री से संबंधित ये प्रश्न हमेशा 1% तो आता है पंजाब हिस्ट्री से संबंधित। आपने पंजाब की हिस्ट्री के बारे में भी जानकर जाना है। शाहजहाँ ने करतारपुर का युद्ध लड़ा गुरु हरगोबिंद साहब के साथ, गुरु हरकृष्ण जी के साथ, गुरु हर राय और गुरु तेग बहादुर। देखिए जो 3 गुरु हैं हरकृष्ण, हर राय और गुरु तेग बहादुर, इनकी तो सेना नहीं थी, इन्होंने कभी युद्ध लड़े नहीं। ठीक है, जो युद्ध का काम किया था गुरु हरगोबिंद साहब जी की सेना थी काफ़ी, उन्होंने
शाहजहाँ के साथ करतारपुर में युद्ध लड़ा, राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन ए। नीचे दो कथन दिए गए हैं, उनमें से एक अभिकथन ए है और दूसरा उसका तर्क आर है। अभिकथन ये कहता है कि 17वीं शताब्दी के अंत में 18वीं शताब्दी के शुरू में किसानों के बार बार विद्रोह के बारे में ये विश्वास किया जाता है कि यह मुग़ल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण है। ठीक है, और तर्क क्या कहता है कि केंद्रीकृत मुग़ल साम्राज्य के खिलाफ क्षेत्रीय भावना नहीं थी। तो दोनों कथनों को हम यदि ध्यान से पढ़ें तो अभिकथन ए भी बिल्कुल सही है और तर्क आर भी उसका बिल्कुल सही है। लेकिन यदि हम इसको दोनों को मिलाकर बिकॉज लगा के पढ़ते हैं तो ये स्पष्टीकरण नहीं करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन बी। बहुत बार एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न आते हैं, हर सेट में आपको ये ऐसा प्रश्न एक मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र भारत में डच वाणिज्यिक केंद्र नहीं था? जो डच लोग थे, जैसे डच हैं, पुर्तगाली हैं, फ्रांसीसी हैं, अंग्रेज़ हैं, ऐसे कौन कौन सी उनकी बंदरगाह थी जहाँ से वो अपना व्यापार करते थे? आपको इनसे संबंधित एक प्रश्न हर एग्ज़ाम में मिलेगा, आपने इनको बार बार करके जाना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर हमने बताना है कि डच जो थे उनका व्यापारिक केंद्र इनमें से कौन नहीं था? मसूलीपट्टनम, करिकल, हुगली या बालासोर? जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और आंसर दीजिए। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जो हुगली है ये डचों का व्यापारिक केंद्र नहीं था। ठीक है, मसूलीपट्टनम से भी वह करते थे, करिकल और बालासोर से उनका व्यापारिक केंद्र थे। जो नहीं था वो था ऑप्शन सी, हुगली। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, मैं ये कहूँगा उस अंग्रेज़ अधिकारी का नाम बताइए जिसने चंद्रगिरी के शासक से वर्ष 1639 में मद्रास को पट्टे पर ले लिया था। शुरू में अंग्रेज़ों ने अपना काम कर दिया था। ऑप्शन ए है सर टॉमस रो, ऑप्शन बी है फ्रांसिस डे, ऑप्शन सी है सर जॉर्ज ऑक्सीडन, ऑप्शन डी है सर जॉन चाइल्ड। आपने बताना है कि 1639 में मद्रास को पट्टे पर कौन से अंग्रेज़ ने ले लिया था। सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन बी, फ्रांसिस डे। आप यदि हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो फ्रांसिस डे एक ऐसे अंग्रेज़ थे जिन्होंने 1639 में मद्रास को पट्टे पर ले लिया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैंने पिछले सेट में भी इससे संबंधित एक प्रश्न था, उसको भी एक्सप्लेन करते समय ये कहा था कि ये प्रश्न बार बार एग्ज़ाम में आते हैं, ऐसे प्रश्न फिर से आने की संभावना है। आप फिर से ध्यान से इन प्रश्नों को करके जाइए। ठीक है, सूची एक में युद्ध दे रखे हैं और कौन सी संधि के साथ समाप्त हुए थे हमने उनको मिलाना है। ऑप्शन ए है द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जब खत्म होता है तो ऐसी कौन सी संधि होती है जिसके बाद वो समाप्त होता है? आपको पता होना चाहिए कि जितने भी युद्ध हुए हैं किसी न किसी संधि के बाद ही समाप्त हुए थे। ठीक है, और दूसरा कर्नाटक युद्ध होता है ना, वो एक्साशोपल जो संधि होती है उसके साथ संबंध है, उसके साथ वो ख़त्म हो जाता है। और तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध, जो तीसरा एंग्लो और मैसूर युद्ध होता है श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हो जाता है। और दूसरा एंग्लो और मराठा युद्ध जो होता है वो बेसन की संधि के साथ समाप्त होता है। और तीसरा कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि के साथ। आप इन संधियों को याद रखिए, एक नोटबुक पर लिख लीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, इसी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, आपने इसको मिस बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पर सही आंसर होना चाहिए ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सहायक संधि का भाग नहीं था? हमने देखना है कि सहायक संधि का भाग इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं था। ऑप्शन ए है राज्यों को अंग्रेज जनरल के कमान में अंग्रेज बल रखना होता था। सहायक संधि का ये प्रावधान तो था। ठीक है, ये सही है। और राज्यों को अनेक राज्यों के साथ युद्ध करने या फिर शांति करने के लिए कंपनी की पूर्व अनुमति लेनी होगी, ये भी उनका एक इम्पॉर्टेंट प्रावधान था। और ऑप्शन सी है राज्य अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी के सिवाय किसी यूरोपीय शक्ति के साथ संबंध नहीं रखने होंगे, ये भी उनकी एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी। यदि किसी राज्य का सार्वभौमिक उत्तराधिकारी नहीं है वह दस्तक ग्रहण कर सकता है, ये उसका प्रावधान नहीं था। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन डी। उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने नौकरशाही का यूरोपीयकरण और ऊंचे पदों पर भारतीयों को शामिल ना करने की नीति अपनाई थी। ठीक है, ऑप्शन ए है वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी वेल्जली, ऑप्शन डी है डलहौजी। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। देखिए, जो नौकरशाही और यूरोपीय ऊंचे पदों पर उन्होंने भारतीयों को शामिल नहीं करने का काम किया था कॉर्नवालिस ने। ठीक है, राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी।
इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टोटल 50 क्वेश्चन हो गए हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को उसका तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ये कहता है कि अंग्रेज़ों ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग अवधि लागू की थी। और तर्क कहता है कि इससे भारतीय किसान कंगाल हो गए। देखिए, बहुत ध्यान से पढ़ने वाला ये प्रश्न है। आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेज़ों ने भारत में अलग अलग भू राजस्व बनाए थे और ये उनकी अलग अलग अवधि भी लागू की थी उन्होंने। और इसका कारण भी यही हुआ था, जिससे भारतीय जो किसान थे उनको बहुत दिक्कत हुई थी और उनकी जो किसानी है बहुत नीचे उनका लेवल चला गया था, वो कंगाल ही हो गए थे। ठीक है, और ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा, यहाँ पर ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो दोस्तों, ये टोटल 50 क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपने सारे के सारे मेरे साथ अटैम्प्ट किए होंगे। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में अपना प्रीशियस कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। कोरोना का बहुत जोर है और सरकार के द्वारा दी गई जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो कीजिए और डेली पढ़िए, बिल्कुल भी मिस मत करिए। हर रोज़ पढ़ेंगे तो आपको हिस्ट्री में कभी भी भूलेगा नहीं, पिछला भी आपको याद रहेगा। यदि आपने पढ़ना छोड़ दिया, स्किप कर दिया, तो जैसे जैसे आप स्किप करते जाओगे वैसे वैसे आप हिस्ट्री को आप पीछे भूलते जाओगे। तो रेगुलर पढ़िए, दिल से पढ़िए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस एंड वंडरफुल डे।